स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। समाज के अणु से लेकर सियासत के ब्रह्मांड तक जो बरकरार रहे वो है जाति, अथ श्री जाति कथा। जाति जाति में जाति है जो के तन के पास, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात, अथ श्री जाति कथा। महाभारत के कर्ण से लेकर आधुनिक इंसान तक जो नहीं मिट सकी, अथ श्री जाति कथा। जाति जो कभी नहीं जाती, अथ श्री जाति कथा। उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुई कथावाचकों की लड़ाई जाति से होते होते काले धन तक पहुंच गई। गैर ब्राह्मण कथावाचकों की पिटाई की सच्चाई अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइल में है, लेकिन मामला सियासत से सनातन तक तूल पकड़ चुका है। पहले बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव को इस मामले में जातिवाद की राजनीति को लेकर घेरा और अब अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर बड़ा आरोप लगा दिया। सिर्फ बागेश्वर नहीं, अखिलेश यादव ने कथावाचकों पर सवाल खड़े कर दिए और अब इस बयान पर बवाल है, संत समाज लाल है। उत्तर प्रदेश में सियासी मंच पर अब कथावाचकों के बहाने जमकर बयानबाजी हो रही है। कथा के पंडाल से सियासत के अखाड़े तक और निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और निशाना साधने वाले हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कथावाचकों की कमाई पर उंगली उठा दी है और सीधे कह दिया है कि कुछ कथावाचक 50 लाख तक की डील पर कथा पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप भी लगा दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। इस मामले पर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। मामले को तुरंत लपकते हुए कहा कि एसपी का मतलब अब समाजवादी नहीं बल्कि सनातन विरोधी पार्टी हो गया है। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? मठाधीश को माफिया बोलते हैं, साधु संतों को घूसखोर कह लेते हैं, और असलियत में घूसखोरी और भ्रष्टाचार कौन करता है, कौन चारा चोरी, कौन लैंड चोरी और कौन टोटी चोरी करता है, ये पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ब्राह्मण अलग हो जाएं, जाति संघर्ष हो जाए उत्तर प्रदेश में और नाप तोल कर चुनाव को इस जाति संघर्ष का लाभ उठा के बीजेपी फिर से अपने पक्ष में कर ले, ये उसका षड्यंत्र। और मैं ये दावा करता हूं कि जिन यादव जी का अपमान हुआ है कथा बोलते समय उत्तर प्रदेश में, उनकी कथा करा लें और बागेश्वर धाम वालों की कथा करा लें। वो यादव जी इनसे अच्छी कथा बोलते हैं। मामला आगे बढ़ा तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में साधु संत भी कूद पड़े। हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, जो हिंदुओं को जोड़ता है अखिलेश उसे तोड़ना चाहते हैं। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। उनका इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की उनकी दृष्टि मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है कि वह उनके उस गुण को, उनके उस ज्ञान को, या तो कि उनकी जो भी सिद्धि है या जो भी उनके पास चमत्कार है जिसके प्रभाव से लोग उनके प्रति इतनी आस्था रखते हैं, मुझे लगता है इस सब का वो अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच मुझे लगता है कि बहुत ही सनातन के लिए तो बहुत ही घातक है। आप हमारे संतों के ऊपर, कथावाचकों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो मुझे लगता है कि आप ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और आपकी भाषा, आपका बयान बहुत निंदनीय है। पूरे मामले पर जहां एक तरफ शास्त्रों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ आरोपों की बरसात हो रही है। बाबा बागेश्वर भी कहां चुप रहने वालों में हैं। उन्होंने कहा कि सनातन और जाति पर रोटियां सेकना बंद कीजिए, सत्संग कोई भी कर सकता है। जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली, दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इटावा में 21 जून को
कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की गई थी। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवाया और जाति सूचक टिप्पणियां की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों का समर्थन किया और फिर ये विवाद आगे बढ़ते बढ़ते बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंच गया। तो अतिश्री जाति कथा और ये कहां तक पहुंच चुकी है ये आपने देखा। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्जैन से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीहोर से प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी का क्या रिएक्शन है शैलेंद्र सिंह भदौरिया ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अवंतिका यानी उज्जैनी अजय के पास लिए चलेंगे। अजय, बाबा महाकाल की नगरी से क्या रिएक्शन? उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनके द्वारा जो बागेश्वर धाम है उनको लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कथा बांटने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं है और उनको मोटी रकम देनी पड़ती है। ऐसे में अब जो है पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ है इस बात को लेकर। हमारे साथ में कुछ आम जनता है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव के जो है बयान है ये बहुत ही निंदनीय है, पूरे समाज को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इनकी पार्टियों ने लगातार देश के और हिंदुओं को लगातार मतलब कष्ट देने का काम करा है। जो लोग मल्ला मौलानाओं के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो आज बात कर रहे हैं जो हमेशा से मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनको यहाँ पे भारत में पनाह दे रहे हैं। वो आज दक्षिणा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और हमारे गुरुओं को लगातार ठेस पहुँचा रहे हैं। ये निंदनीय है। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि वो देश के हमारे पंडितों से, पूजनियों से माफ़ी मांगे और अपनी गलती जाहिर करें। अबे भाई, आप बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव का कहना है कि मोटी रकम देनी पड़ती है कथा बचा करवाने के लिए, तो इसको लेकर क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है और वो खुद चाहते हैं कि हम समाजवादी हैं, पर वो समाजवादी होने के नाते उनको हिंदुओं का, सनातन धर्म का और इस देश में जो लोग रह रहे हैं उनका महत्व पता नहीं है। सिर्फ अब वोट बैंक की राजनीति समाजवादियों के माध्यम से करना चाहते हैं और उन्होंने आज ये बयान इसलिए दिया क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं और वो मुस्लिमों के परस्त हैं, मुस्लिम परस्त नेता हैं और उन्हें क्या पता कि सनातन धर्म क्या होता है। और सनातन धर्म में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या अन्य हमारे गुरुजन हैं, वो अपने आप को खपा करके इस देश में सनातन की रक्षा कर रहे हैं, सनातन को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई धनाढ्य व्यक्ति है, वो कथा कराता है, पर उसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग उसका श्रवण करते हैं और सनातन धर्म का लाभ लेते हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और ऐसे कई गुरुओं को प्रणाम करते हुए अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं उनकी निंदा करना बंद करें और उनसे तत्काल रूप से वो माफ़ी मांगे। भैया, आप बताइए, जिस तरीके से सनातन धर्म का बार बार अपमान होता है, उसको लेकर आप क्या समझते? पहले तो अखिलेश यादव जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे धर्म के प्रचारक हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके बारे में जो भी उनने जो निंदनीय टिप्पणियाँ करी है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। ठीक भैया, आप बताइए। ठीक, बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम रिएक्शन जो लोग आपके साथ जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद। सीहोर लिए चलते हैं, प्रदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या रिएक्शन सीहोर के? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा ये कहना कि संत बागेश्वर धाम कथा करने के पैसे लेते हैं, लाखों में पैसे लेते हैं, जिससे आम जनता कथा नहीं करा पाती है, इसको लेकर जनता में क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 ने आज यहाँ पर तमाम जनता के लोगों से बात करने का प्रयास किया है ताकि सर्वसम्मत रूप से हमें मालूम पड़ सके आखिर इस मुद्दे को लेकर, राजनेता और धर्म की जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर जनता का क्या कहना है। ये बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश यादव है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अदरवाइज कोई भी मतलब है कि पार्टियों का बड़े लेवल का भी अगर आदमी है और अगर बाबा लोगों को जो करना है, आप तो क्या बागेश्वर धाम में मतलब है कि अच्छे काम कर रहे हैं, अपना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं
और उनसे आप ऐसी प्रकृतियां करने के लिए क्यों मतलब है कि वो करना चाहते हैं? भाई आप अपना काम करें, उन्हें अपना काम करें, वो अच्छा काम कर रहा है, आप उसमें बाधा डालते हो, ये कौन सा तरीका है? आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह लांबा। साहब क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूंगा कि संतों का काम है उपदेश देना, है ना। संत जो है धार्मिक हिसाब से देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उसमें किसी के साथ भेदभाव धर्म की बात नहीं है, ना कोई पैसे लेना ना देना। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा उठा लेते हैं लोग अपने अपने पार्टियों को वो बनाने के लिए। बाकी संत जो है आएंगे तो जो है अपना ज्ञान प्रकाश करेंगे और जो है जनता में अपना संदेश देंगे और ज्ञान बढ़ाएंगे, है ना। उसमें उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करते रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह। क्या कहना चाहोगे इस मामले पर? हम ये कहना चाहेंगे कि संत अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। ये संतों का डेरा है, ये भारत हमारी संस्कृति से जाना जाता है, जिसमें वो अपने कर्म की और सबको प्रेरित करते हैं और इसमें किसी का हस्तक्षेप न होना चाहिए। इससे अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामले राजनीति नहीं होना चाहिए, नहीं होना। ये बताइए कि खुलेआम आरोप लगाया जा रहा है संतों के ऊपर जो पैसे ले रहे हैं, भाई क्या साहब कहना ये चाहिए? बिल्कुल गलत है। आज बागेश्वर धाम हो जाए, प्रदीप मिश्रा जी आज सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये लोग आज सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग आज हिंदुस्तान के लोग क्या पूरे वर्ल्ड के लोग उनसे जोड़ रहे हैं, तो ये अपने ये गलत है। कोई भी राजनीतिक आदमी को ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी आज वो इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई भी संत हो, आज आपको अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़ना है। लोग आज न्यू जनरेशन उनसे जुड़ रही है, लोग ऐसे ही नहीं जोड़ रहे हैं। आज वो कोई गलत काम बिल्कुल भी उनका कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने एक धर्म के प्रति लोगों को जगा रहा है, आज सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टी को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। हमारे साथ जुड़े महेश भाई, सनातन धर्म को लेकर आगे राजनीति क्यों पीछे पड़ी? अब वो क्या है कि वो अपनी राजनीति सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धर्मों के जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े जिन्होंने रिएक्शन दिया उनका भी बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे भोपाल की। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, राजधानी से किस तरह का रिएक्शन? बिल्कुल, राजधानी भोपाल के युवा क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर, हम सीधा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने जो कहा उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। इटावा का जो विवाद हुआ उसको लेकर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे जो कथावाचक हैं वो लाखों रुपए लेते हैं, ऐसे में हर आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक आय होती है और हमारे ब्राह्मण धर्म का जो आय है वो कथा भागवत पूजा पाठ से होता है, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। वो हिंदू धर्म में और ब्राह्मण धर्म की आय का तो पता लगाना चाहते हैं, लेकिन मौलवियों और पादरियों से उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म को बांटना चाहते हैं, जात पात में बांटना चाहते हैं। यही जब ब्राह्मणों के साथ जब पालघर में कांड होता है, जब मॉल लीचिंग होती है, उनको घेर घेर के भीड़ मार देती है, तब ये अखिलेश यादव कहाँ जाते हैं। जो अखिलेश यादव यहाँ अपने पार्टी कार्यालय में उनका सम्मान कर रहे हैं, आज जब ब्राह्मणों को भीड़ मार देती है तब ये अखिलेश यादव कहाँ जाते हैं और तब इनकी सामाजिक एकता कहाँ जाती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि सनातन में जो धर्म ध्वजा ले जाने वाले उनकी अब ये बताया जा रहा है कि उनकी इनकम क्या है, कैसे है। मैं तो पहले पूर्णतः अखिलेश यादव का विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनका खाली हमेशा से यही कार्य रहा है हिंदू धर्म को बदनाम करना। फूट डालो, शासन करो, वही चाहते हैं कि जाति को बांट दो, बढ़ते रहे, कटते रहे और मैं राजनीति करते रहूं। जैसे कि देखा गया कि पार्टी कार्यालय में उनको बुलाया, जिसके द्वारा कृत्य हुआ था, बुलाया, वहाँ पे कथा कराया। क्या था ये? बहुत गलत था मेरे हिसाब से, तो बहुत निंदनीय है। सीधे तौर पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बस सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए। आगे चुनाव है, उसी का वो प्लान कर रहे हैं बदनाम करके पार्टी को। और भी कुछ युवा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। ठीक युवा शक्ति बोल रहे तो अब बिल्कुल और भी कुछ लोग। आप चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके